So, hello, my dear friends. Welcome to the HNS group. I am Pooja Taylor. As you already know, HNS group ने अपनी क्वेश्चन सीरीज यूट्यूब पर स्टार्ट कर दी है. आई होप you all are enjoying that and taking a lots of benefit from these videos. So, without wasting a time, थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं हमारी ओब्स एंड गायनी के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो उससे पहले प्लीज़ गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ ये क्लासेस शेयर कर दीजिएगा सो दैट वो भी अपने इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें, इन क्वेश्चंस का वो बेनिफिट ले सकें. ठीक है. सो प्लीज़ क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब हमारे चैनल HNS चैनल को, आपके जो आपका अपना प्यारा चैनल है, हरियाणा का एकमात्र चैनल है जो कि फ्री में आपके लिए HSC की प्रिपरेशन के लिए सीरीज़ लेके आया है. सो प्लीज़ गाइज जितना हो सके इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा. ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस से आज की. ठीक है. सो फर्स्ट हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज फलोपियन ट्यूब. ओके. सो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? फलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय. ओके. सो ऑप्शन ए इज सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, बी जर्मिनल एपिथेलियम, सी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, डी सिलिएटेड एपिथेलियम. सो गाइस जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर. देखिए इससे रिलेटेड हमने ना पीछे भी जो प्रीवियस क्लास थी हमारी गायनियोप्स की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि वजाइना किससे लाइन बाई है और वल्वा, ठीक है ना, किससे लाइन बाई, कौन से सेल से बना हुआ है. तो वो क्वेश्चन हमने देखे थे, तो उसी में आप भी प्लीज़ कंटिन्यू कर लीजिएगा इसे. ठीक है. सो फलोपियन ट्यूब इज लाइन बाई. सो जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में. देखिए आप राइट या रॉन्ग जो भी आंसर है प्लीज़ उसे आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, कि इससे ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. ठीक है. सो ज़रूरी है कि आप जो भी हो, राइट हो रॉन्ग है, जो भी आंसर है प्लीज़ उसे लेकिन कमेंट जरूर कीजिए. ठीक है. सो क्या होगा इसका राइट आंसर? सो हियर द राइट आंसर इज ciliated columnar epithelium. Okay. So fallopian tube is lined by ciliated columnar epithelium. So देखो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था जो वजाइना है, वजाइना लाइंड बाय किससे था, लाइंड था. जल्दी आंसर करो इसका भी, जल्दी से आंसर कर बता दो अब क्या है, कमेंट बॉक्स में करो. सो देखिए वजाइना किससे लाइन बाय है, वजाइना लाइन बाय था नॉन क्रेटिनाइज्ड. आप अपने नोट्स देख लीजिएगा, आपने शॉर्ट या तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या कहीं नोट डाउन किया होगा तो देखिएगा उसमें. ठीक है. नॉन क्रेटिनाइज्ड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है. क्या था? नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है. वजाइना किससे लाइन था? नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइन बाई था. ठीक है. तो सेम एज इट इज जो वल्वा लाइन बाई था, ठीक है, जो वल्वा था वो किससे लाइन बाई था? याद है ना आपको? जैसे वल्वा का अनदर नेम क्या था? प्यूडेंडम. क्या नाम था अनदर नेम? प्यूडेंडम, है ना. ठीक है. जिसे हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोलते हैं. ठीक है. प्यूडेंडम. ओके. सो जो प्यूडेंडम है, जो वल्वा है, वो किससे लाइन बाय है? देखिए बिल्कुल माइनर सा ही डिफरेंस है ना, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है. वजाइना था नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से और जो वल्वा है वो लाइन बाई है क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से. ठीक है. बस ये क्रेटिनाइज्ड नॉन क्रेटिनाइज्ड का ही डिफरेंस है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से याद रखिएगा. ठीक है. सो हो गए ना, 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए. एक तो वजाइना लाइन बाय नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, देन द सेकंड वन वल्वा इज लाइन बाय क्रेटिनाइज्ड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द फलोपियन ट्यूब इज लाइन बाय सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. ओके. ठीक है. सो इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है. हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है. ओके. देखिए एक्सरे स्टडी ऑफ द फलोपियन ट्यूब इज नॉन एज.
ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जो फॉलोपियन ट्यूब की एक्सरे हम करते हैं, ठीक है, एक्सरे स्टडी करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। सो देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं यहाँ पे, ए माइलोग्राफी, बी साल्पिंगोग्राफी, सी कोलेसिस्टोस्कोपी, डी पाइलोग्राफी। सो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स टाइप कीजिए प्लीज़। और साथ में देखिए क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक होता है हमें बहुत मोटिवेट करता है, सो दैट हम आगे इस चीज़ के लिए एनर्जाइज रहते हैं, बूस्ट रहते हैं कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाएँ जो कि आपको हेल्प करे आपको HSC में स्टाफ नर्स के सिलेक्शन के लिए, है ना। सो प्लीज़ क्लासेस को ज़रूर लाइक ज़रूर करना है और उसे शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। ओके, सो जल्दी जल्दी टाइप कीजिए अपना आंसर। सो व्हाट इज द राइट आंसर इज हियर। सो देखिए एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज साल्पिंगोग्राफी। क्या कहते हैं उसे, साल्पिंगोग्राफी। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब है उसे हम क्या कहते हैं, साल्पिंगो भी कहते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब है उसे साल्पिंगो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साल्पिंगो। ओके, क्या कहा जाता है, साल्पिंगो, ठीक है। तो उसके आगे ग्राफी मतलब, ठीक है ना, पता चल गया ना आपको, जो स्टडी हम ग्राफ में कर रहे हैं उसे ग्राफी कहते हैं, पता ही है आपको, ठीक है। तो क्या फैलोपियन ट्यूब की जो एक्सरे स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साल्पिंगोग्राफी कहते हैं, ठीक है। सो इसके देखिए दूसरे पॉइंट्स हम देख लेते हैं क्या क्या है, देखिए। सो देखिए साल्पिंगो, सॉरी, ओके, देखो साल्पिंगोग्राफी इज ए रेडियोग्राफी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एन रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडियम। ये क्या कह रहा है, देखिए जो ये रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडियम है, डाई, ठीक है, डाई है जो कि हम इंसर्ट करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। उसको इंसर्ट करने के बाद जो हम उसकी ग्राफी लेते हैं, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साल्पिंगोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, साल्पिंगोग्राफी कहते हैं, ठीक है। देखो इसका यूज़ कहाँ पे होता है मेनली, देखिए हम किस लिए यूज़ करते हैं इसका, इट इज़ यूज इन टेस्टिंग द पेटेंसी ऑफ द ट्यूब्स। सॉरी यहाँ पे देखो टाइप्स लिख दिया मैंने, सॉरी मिस्टेक हुआ, तो ट्यूब्स है, ओके, ट्यूब्स मीन्स फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। इन इन्वेस्टिंग इन फर्टिलिटी क्या होता है, देखिए इनफर्टिलिटी का जो केस है, जिसमें इनफर्टिल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, इसमें क्या है, फीमेल का एक मेजर कॉज है, जो फीमेल के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी पोटेंसी लॉस हो जाती, तो उसको चेक करने के लिए, ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब है, कई बार इन्फ्लामेशन हो जाती है ना फैलोपियन ट्यूब में, देखो आपने सुना होगा फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होना, ठीक है, हो जाती है, उसकी वजह से ये क्या बोलते हैं, साल्पिंजाइटिस, क्या बोलते हैं इसे, साल्पिंजाइटिस, है ना। क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन को साल्पिंजाइटिस, ठीक है। सो क्या एक मेजर कॉज है फ्रॉम द फीमेल साइड जो इनफर्टिलिटी के लिए, ठीक है। सो उसकी पेटेंसी, जो फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम इन डाई को इंसर्ट करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, और उसकी जो पेटेंसी है, उसकी जो सेल्स हैं उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग की जाती है उसे कहते हैं साल्पिंगोग्राफी, ठीक है। सो इनफर्टिलिटी में ये जो फैलोपियन ट्यूब की पोटेंसी को चेक करने के लिए हम साल्पिंगोग्राफी का हम यूज़ करते हैं, ओके। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। और ठीक है, ये याद रख लेना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है ये, कि इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब की जो इन्फ्लामेशन है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी इन्फ्लामेशन है, ओके, फैलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज, क्या कहा जाता है, साल्पिंजाइटिस, ठीक है, साल्पिंजाइटिस, जो भी आपको सही लगे, एक्यूरेट लगे वो बोल लीजिए आप, ठीक है। यूजुअली साल्पिंजाइटिस होता है, ओके, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं, ओके। चलो, तो हियर द थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी इज जाइगोट डेवलप्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीमेल बॉडी, जो फीमेल की बॉडी है उसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे जाइगोट डेवलप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये क्लियर कीजिए कि जाइगोट होता क्या है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए जाइगोट होता क्या है, ओके, कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट। सो जल्दी जल्दी बताइए जाइगोट होता क्या है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है, क्या होता है, फर्टिलाइज्ड
ओवम है, ठीक है। जाइगोट को हम क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब दो गैमेट्स, ठीक है, मेल फीमेल के दो गैमेट्स यानी स्पर्म एंड ओवम दोनों यूनाइट होते हैं जब एक दूसरे से, तो एक सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दोनों मिलके एक सेल बन जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम जिसे, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। देखो जब क्या है, जब स्पर्म और ओवम जब दोनों ये यूनाइट होके एक सेल बनाते हैं, उस सेल को क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। और जाइगोट को ही हम क्या कह सकते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम पीरियड तक, ठीक है, जो जाइगोट का कितने टाइम पीरियड तक हम जो वन सेल है जाइगोट, उसे जाइगोट कहेंगे, ठीक है। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसे जाइगोट हम कितने टाइम पीरियड तक कहेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी मुझे अब इसका भी आंसर बता दो आप, कितने टाइम पीरियड तक हम जो सेल है, फर्टिलाइज्ड ओवम है सेल, ठीक है, जो वन सेल है, उसको कितने टाइम पीरियड तक हम जाइगोट कहेंगे, ठीक है। सो देखिए जाइगोट को हम अप टू 2 वीक, क्या है, देखिए अप टू, जब फर्टिलाइज्ड हुआ है, हम फर्टिलाइजेशन के बाद अप टू 2 वीक, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अप टू 2 वीक्स तक हम उसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, ठीक है, जाइगोट कहते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। सो इसका आंसर मुझे बता दो, ठीक है। आप अभी तो जाइगोट का आपको आई थिंक क्लियर हो चुका है ना। तो आते हैं, लेट्स मूव, हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, देखते हैं एक बार हम दोबारा, ठीक है। देखो इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी इज जाइगोट डेवलप्स, ठीक है। जो जाइगोट डेवलप होता है यानी जो ओवम है वो फर्टिलाइज हुआ है, वो कौन से पार्ट में फर्टिलाइज होता है। इसमें क्वेश्चन बस उसका मेन मोटो यही है, पूछने का पूरा जो एसेंस निकल रहा है इस क्वेश्चन का ये यही है, ठीक है। तो कौन से जो यूट्रस है उसका बॉडी पार्ट है, ठीक है, उसमें कौन से पार्ट में ओवम फर्टिलाइज्ड होता है, जाइगोट डेवलप होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड ओवम से ही होगा ना जाइगोट डेवलप, ठीक है। सो कौन से पार्ट से होता है, सो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, क्या क्या ऑप्शन है हमारे, देखिए, ए वजाइना, बी फलोपियन ट्यूब्स, सी ओवरीज, डी यूट्रस। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए, क्या आंसर है इसका। आई थिंक अब तो सबको क्लियर भी है ये, और ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। सो प्लीज़ जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या आंसर है इसका, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, और साथ में क्लास को लाइक कर दीजिए भाई प्लीज़, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, फलोपियन ट्यूब, ठीक है। फलोपियन ट्यूब में हमारा जो ओवम है वो फर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है, ओवम फर्टिलाइज्ड होता है, आपको अच्छे से ध्यान होगा, ठीक है। क्या होता है इसमें, देखिए अप टू 6 डेज तक, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 6 डेज तक, ठीक है ना, मैक्सिमम 6 डेज तक ये क्या फलोपियन ट्यूब में ही रहता है ना। फलोपियन ट्यूब में कौन से पार्ट में, फलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में ये इम्प्लांट जो फर्टिलाइज्ड होता है, मोस्टली जो एम्पुला, ठीक है ना, एम्पुलरी पार्ट है, कौन से पार्ट में, एम्पुलरी पार्ट है जो फलोपियन ट्यूब का, है ना, सबसे बड़ा पार्ट है ना ये फलोपियन ट्यूब का, सबसे लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा है, एम्पुलरी पार्ट है, जिसका डायमीटर कितना है, 5 mm, है ना, 5 mm इसका डायमीटर है, और 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ भी है ना। तो एम्पुलरी पार्ट है, एम्पुलरी से देखिए ध्यान से, फलोपियन ट्यूब की नहीं बताई है मैंने, जो फलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी पोर्शन है, ठीक है ना, एम्पुलरी पार्ट है ना इसका, उसकी तो 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और 5 mm उसका डायमीटर, तो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है ना ये फलोपियन ट्यूब का। तो वहाँ पे क्या फर्टिलाइजेशन अक्कर होता है, और जाइगोट क्या होता है, देखो इसमें जो फर्स्ट जो अपने बोलते हैं 3 to 7 डेज, यानी मैक्सिमम आप 6 डेज लगा लो, ठीक है, 6 डेज तक क्या फलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है ये, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आफ्टर द 6 डेज और ऑन द 6 डेज, ठीक है, ऑन 6 और आफ्टर 6, ठीक है, ये मूव होना स्टार्ट हो जाता है। देखा हमने जैसे पढ़ा था स्टार्टिंग में, फलोपियन ट्यूब में कौन से सेल्स मिलते हैं हमें, हमने देखे थे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये क्या करते हैं, देखो इन पे ना ऐसे सीलिया सी प्रेजेंट होती है सेल के ऊपर, ठीक है, ये कॉलमनर सेल्स हैं, ऐसे सीलिया प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है, सीलिया से कंटिन्यूसली फिंगर लाइक ऐसे मूव करती रहती हैं, ठीक है। सो ये क्या करेंगी, जो सेल है, जाइगोट है सेल है, उसको आगे की साइड प्रपल्स करेंगी, ठीक है। आगे की साइड मतलब देखिए आगे की साइड क्या करेंगे, इसे प्रपल्स करेंगे, जैसे ये इस तरह से है यूट्रस है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या, इस साइड में सेल है तो यहाँ पे सेल, ये जो सिलिया है इसको कंटिन्यूसली मूव करेगी कहाँ पे, यूट्राइन कैविटी में। ठीक है, तो ये कौन से डे स्टार्ट होता है, ऑन द 6th डे, और आफ्टर द 6th डे ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने यूट्राइन कैविटी में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये का ऑन द 11th डे, 11th और मैक्सिमम 12th डे पे क्या होता है, यूट्राइन कैविटी का पार्ट जो सेल है, जो ज़ाइगोट है, यूट्राइन कैविटी का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, तो कौन से पार्ट, ठीक है, तो कौन से पार्ट में ज़ाइगोट डेवलप होता है, फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, कौन से पार्ट में है, फॉलोपियन ट्यूब्स। ओके, सो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में अपने, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर हम देखते हैं एक बार। ठीक है, देखो ज़ाइगोट फर्टिलाइज्ड, वो मैंने पीछे बताया था आपको, है ना। द सेल प्रोड्यूस बाय द यूनियन ऑफ 2 गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवम, टू द पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ठीक है, और 2 वीक तक जो ओवम फर्टिलाइज्ड है उस टाइम से लेके 2 वीक तक हम उसे ज़ाइगोट बोलेंगे। ओके, तो ज़ाइगोट रिमेन इन द फॉलोपियन ट्यूब्स फॉर द फर्स्ट 3 to 7 डेज, यानी देखो हमने देखा है ना ब्रैकेट में 6 डेज, मैक्सिमम 6 डेज तक रहता है। ठीक है, लेकिन एक रेंज वाइज हम लेके चले तो 3 to 7 डेज। ठीक है, लेटर 6th to 11th डे इट कम्स इनटू द यूट्राइन कैविटी ड्यू टू द ड्रॉप डाउन थियरी। कौन सी थियरी से, एक तो ड्रॉप डाउन की थियरी से, एंड सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस प्रोपल्सन मूवमेंट बाय द सिलिया इन फॉलोपियन ट्यूब। देखा मैंने बताया ना, फॉलोपियन ट्यूब किससे लाइंड है, कॉलमनर, जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है उससे, तो जो सीलिया है इसे कॉन्टिन्यूसली मूव कराती रहती है, आगे की साइड प्रपोल्स करती रहती है। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरी से, एक तो ड्रॉप डाउन थ्योरी से नीचे आएगा। ठीक है, यूट्राइन कैविटी में। ठीक है, और कंटिन्यूस प्रोपल्सन मूवमेंट होगी, जो प्रोपल्सन मूवमेंट के थ्रू ये जो ज़ाइगोट सेल है, ओके, ये आगे मूव करेगा। ठीक है, और यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा। सो ठीक है, आफ्टर द 2 वीक बाद क्या होगा, जो सेल है, ज़ाइगोट सेल है, ठीक है, आफ्टर 2 वीक जो एम्ब्रियो हम बुलाना से स्टार्ट करेंगे, इट बी टोटली बिकम द पार्ट ऑफ यूट्राइन कैविटी। ठीक है, किसका पार्ट बन जाता है, अभी टोटली यूट्राइन कैविटी का ये पार्ट बन जाएगा। ठीक है, किसका पार्ट बन जाएगा, यूट्राइन कैविटी का। ओके, ठीक है, क्लियर है शायद आपको ये। ठीक है, सो इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आई थिंक आपको पीछे वाले क्लियर हो चुके होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। सो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से देखते हैं हम इसमें। ठीक है, तो यूट्राइन पेस मेकर सिचुएटेड एट, ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, यूट्राइन पेस मेकर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए पेस मेकर होता क्या है। ठीक है, पेस मेकर है क्या, ठीक है, क्या काम है इसका, पेस मेकर का क्या काम है, अभी पेस मेकर का जल्दी जल्दी बताओ। देखिए पेस मेकर क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया या पॉइंट होता है। ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर एरिया है या पॉइंट है जो कि स्टिमुलेट करता है किसी मसल्स को। ठीक है, जो मसल्स है उसे स्टिमुलेट करेगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसी मसल्स को, सॉरी, तो आपको पता है कॉर्नुआ, जो राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पे कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस है ना। सो कॉर्नर ऑफ द यूट्रस इज द राइट आंसर। अब ये बताइए ये पार्ट है ये सिचुएटेड कहाँ है यूट्रस में, से कौन सा एरिया है जिसको हम कॉर्नर ऑफ द यूट्रस बोल रहे हैं, है ना, ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पता है, सो कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, सो देखिए कॉर्नर ऑफ द यूट्रस मेनली 2, ठीक है, लोकेटेड नियर द ओपनिंग ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, द पॉइंट वेयर द यूट्रस एंड फॉलोपियन ट्यूब मीट। अब ये क्या कह रहा है, देखिए ये क्या ऐसे 2 एरिया हैं या 2 पॉइंट हैं जहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब है। देखिए ये रहा फंडल पार्ट है ना, ये फंडल पार्ट है, ये फॉलोपियन ट्यूब्स आ रही है, इसी तरह से होता है ना यूट्रस। आई थिंक देखिए ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें आप एक्सप्लेन मैं समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ आपको, आप समझिएगा। ठीक है, देखो ये फंडल पार्ट है जहाँ पे यूट्रस, ठीक है, यूट्रस का फंडल पार्ट और फॉलोपियन ट्यूब मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला एरिया,
है ना, यहाँ पे मीट कर रहे हैं ना, ये इंट्राम्यूरल पार्ट बोलते हैं जिसको देखो पार्ट आते हैं, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है, इस दो पॉइंट और ये दो एरिया, ठीक है, आप पॉइंट बोल दीजिए या एरिया बोल दीजिए, ठीक है। तो इसका क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं कॉर्नुअस, क्या बोलते हैं, कॉर्नुअस, ठीक है। और दोनों को क्या बोला जाता है, दोनों जब साथ में होते हैं तो उसको कॉर्नुआ बोला जाता है, ठीक है। सो जो ये कॉर्नुअस पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को बोला जाए, ठीक है, जो जहाँ पे मीट कर रहे हैं फॉलोपियन ट्यूब और जो फंडल पार्ट है वहाँ जहाँ दोनों मीट कर रहे हैं उस पार्ट को बोला जाता है कॉर्नस ऑफ द यूट्रस। मेनली कितने, दो होते हैं ये, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टिमुलेशन स्टार्ट होती है कॉन्ट्रैक्शंस की, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं यहीं से स्टार्ट होकर ये नीचे की साइड पूरे जो यूट्रस है हमारे इसमें मूव करते हैं, तो ठीक है। यूट्राइन पेसमेकर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो कौन से एरिया में सिचुएटेड है, कौन से एरिया में सिचुएटेड है, ये कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस में सिचुएटेड है, ओके। ओके, तो इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। सो नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस इज, ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सबको इसके आंसर्स आते होंगे, आई एम डैम श्योर, ठीक है। जल्दी जल्दी आप इसके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए प्लीज़, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए कि ये क्वेश्चन तो शायद किसी का भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए, देखते हैं हम इसके ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट डेक्स्ट्रो रोटेशन, देखिए स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है बट कोई बात नहीं, आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। बी इज द लीवो रोटेशन, सी एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन, एंड डी नन ऑफ द अबाउ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आए थे प्रीवियस वीडियो में भी, हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखा था, उसी से मिलता जुलता है, अब ये लगा लीजिए सेम से दिस वैसा ही क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन तो किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो इसका जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप, क्या आंसर होगा इसका। सो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस इज, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होगा, मैं आपको ये ऊपर वाले भी क्लियर करूंगी ऑप्शंस क्या कुछ हैं, ठीक है। सो हियर द राइट आंसर इज एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन, क्या होगा इसका राइट आंसर, सी एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। सो नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस क्या है, एंटीवर्जन है, एंटी फ्लेक्शन। देखो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, ठीक है, जो यूट्रस की बॉडी है, ठीक है, जो सर्विक्स वाला पार्ट है वो वजाइना के साथ बना रहा था ना, कितने का एंगल बना रहा था, याद करो कितने का एंगल बना रहा था, याद करो कितने का एंगल बना रहा था। देखो इस तरीके से था ना, कुछ इस तरीके से था, है ना। देखिए ये वाला जो सर्विक्स वाला पार्ट है वजाइना के साथ अटैच हो रहा था, ये कौन कितने का एंगल बना रहा था ये, ठीक है, यह तो यूट्रस का ही पार्ट है ना। तो नॉर्मल पोजीशन में इसमें क्या था, देखो ये एंगल बना रहा था 90 डिग्री का, जिसका क्या था, एंटी वर्जन नाम, क्या था, एंटी वर्जन, है ना। और यहीं पे ये देखो बॉडी, जो यूट्रस की बॉडी है वो आगे मूव हुई है, ठीक है, अपनी उसी की पार्ट के साथ, है ना। तो ये कितने का एंगल बना रहा था, 120 डिग्री का एंगल बना रहा था, कितने का, 120 डिग्री का। तो इसका क्या नाम था, एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। सो ये क्लियर है ना। तो नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस क्या है, एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो ये डेक्स्ट्रो रोटेशन और ये लीवो रोटेशन क्या है ना। डेक्स्ट्रो रोटेशन और लीवो रोटेशन क्या है, होता क्या है, देखिए जो यूट्रस है, देखो यूट्रस है ना, ये वजाइना हो गया, अच्छा सॉरी ये वजाइना हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सर्विक्स वाला पार्ट, ये यूट्रस आ गया, इस तरीके से है ना। होता क्या है इसमें, देखिए जब यूट्रस है जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो पीछे की साइड क्या है, जो हमारी इंटेस्टाइन वगैरह, ये रेक्टम वाला पार्ट आ गया, है ना, यानी ऊपर की साइड थोड़ी मतलब सिग्मोइड कॉलन हो गई, ये कॉलन्स आ गई हमारी, है ना। आगे की साइड क्या है, ये ब्लैडर है, इसी टाइप से है ना। तो क्या होता है, जब नॉर्मल जब पोजीशन होती है यूट्रस की, जैसे सीधा जा रहा होता है उस टाइम पे क्या, थोड़ा सा प्रेशर इसका लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में क्या होती है, सिग्मोइड कॉलन होती है ना, उसका प्रेशर, ठीक है, कहाँ पड़ता है, पुश करती है, जो कॉलन है उसको पुश कर रही है यूट्रस को, ठीक है, पुश कर रही है यूट्रस को। तो ये क्या, यूट्रस वो स्लाइटली रोटेट हो जाता है, ठीक है, स्लाइटली रोटेट हो जाता है, ठीक है। क्या है, ये लेफ्ट साइड से कॉलन है वो पुश कर रही है यूट्रस को, है ना। तो ये थोड़ा सा साइड बाई चला जाएगा,
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी साइड जाएगा, अभी लेफ्ट साइड से पुश कर रही है तो कौन सी साइड जाएगा, ये राइट साइड जाएगा, है ना। तो उसको राइट साइड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, डेक्स्ट्रो। ठीक है, राइट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, डेक्स्ट्रो। तो ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होता है, ये राइट साइड में रोटेट हो जाता है, अपर जो बॉडी वाला पार्ट है यूट्रस का, वो अपर साइड से क्या होता है, ये डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड में थोड़ा सा रोटेट हो जाता है। किस वजह से, लेफ्ट साइड से, किस वजह से मूव हो जाता है, लेफ्ट साइड से जो कॉलन है वो उस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाती है। ठीक है, तो वो राइट साइड में रोटेट हो जाता है, तो उसके लिए भी आता है कि डेक्स्ट्रो रोटेट जाता है, जो ऊपर बॉडी होती है यूट्रस की, यानी फंडल पार्ट हो गया, बॉडी वाला पार्ट हो गया, वो मूव करता है राइट साइड में, थोड़ा सा रोटेट कर जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, एज कंपैरेटिवली टू द किससे, सर्विक्स और वजाइना, ये क्या होते हैं, ये अपने सेम पोजीशन पे रहते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, किससे कंपेयर करें, हम यूट्रस से जब हम उसे कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो यूट्रस क्या है, अब यूट्रस तो हमारा थोड़ा स्लाइटली मूव हो चुका है, रोटेट हो चुका है, कहाँ पे, राइट साइड में, है ना। तो उसके हम कंपेयर कर रहे हैं हम सर्विक्स और वजाइना को, किसको, यूट्रस के साथ। तो ये राइट साइड गया, तो जो सर्विक्स है वो कहाँ चली गई, वो कहाँ रहेगी, ये लेफ्ट साइड में, है ना। तो लेफ्ट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, लेफ्ट के लिए हम यूज़ करते हैं लीवो। ठीक है, सो हियर क्या, सर्विक्स और वजाइना कहाँ रहेंगी, ये लीवो रोटेशन में पोजीशन मानी जाएगी। ठीक है, और जो यूट्रस की बॉडी वाला पार्ट है, फंडस वाला अपर पोर्शन जो बोल सकते हैं, वो किस में आएगा, डेक्स्ट्रो रोटेशन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, सर्विक्स एंड जो वजाइना की पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, लीवो रोटेशन। ओके, और स्पेसिफिकली वैसे देखो इतना डीपली जाएगा नहीं, जस्ट फॉर आपकी जो ये क्या पता, देखो क्वेश्चन रिपीट आ भी जाए, कुछ कह नहीं सकते, तो हमें अपनी प्रिपरेशन हर ऑल ओवर साइड से हमें प्रिपरेशन हमारी रखनी है ना। सो यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, वैसे क्या थोड़ा डीप तो है ही, पर थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है ना, सो यूट्रस की जो बॉडी है ना, यूट्रस बॉडी अपर पार्ट है, यूट्रस कौन सी साइड, जो कॉलन के प्रेशर की वजह से, लेफ्ट साइड से कॉलन के प्रेशर की वजह से कहाँ पे रोटेट हो जाती है, थोड़ी सी, ठीक है, कहाँ पे होती है, राइट साइड में, तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। ठीक है, जो सर्विक्स है और वजाइना है वो एज कंपेरेटिवली टू यूट्रस कहाँ रोटेट करती है, लीवो रोटेशन पे। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा अब आपको। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, इसे बहुत सिंपली ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, मैंने थोड़ा आपको और थोड़ा सा आगे थोड़ा डीप आपको बताया है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अगर क्वेश्चन एज ए सिंपली आता है, क्या क्वेश्चन आ रहा है देखिए, ये नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही पूछा है, तो अगर ऑप्शन में है, ऑप्शन में गो थ्रू होइएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसी पे जाना है, सी पे, एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन, तो राइट आंसर इसका यही होगा। ओके, ये मैंने आपको जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, के लिए बताया है। इतना डीपली आए तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस को अटेंड कर दीजिएगा वहाँ पे आप, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, सो इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, ए पेरिटोनियल स्पेस फॉर्म्स बिटवीन द पेरीमेट्रियम एंड द ब्लैडर एट एंटीरियर साइड इज नॉन एज। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, जो पेरिटोनियल स्पेस है, आपको पता ही है, आप देखिए आप सबको पता है कि जो यूट्रस है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं, यूट्रस की कितनी लेयर्स होती हैं, सबको पता है ना, 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स, है ना। कौन कौन सी होती हैं वो लेयर, देखिए सबसे आउटर मोस्ट होती है, वो होती है, सॉरी, जो आउटर मोस्ट लेयर है, देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी लेयर है, पेरीमेट्रियम, है ना। कौन सी लेयर है, पेरीमेट्रियम। इनर जो मिडल वन इज मायोमेट्रियम एंड द इनर वन इज एंडोमेट्रियम, है ना। सो देखिए जो पेरीमेट्रियम है वो कौन सी लेयर है, सीरस लेयर है ना, सीरस लेयर है। मायोमेट्रियम कौन सी लेयर है, मसल लेयर है ना। सबको क्लियर है ये तो। और देखिए, और जो एंडो लेयर है, एंडोमेट्रियम है, वो कौन सी लेयर है, कौन सी लेयर है ये बताइए। ठीक है, ये है म्यूकोजल लेयर। कौन सी है, म्यूकोजल लेयर, है ना। सारे सक्रीशंस वगैरह होते हैं जो एंडोमेट्रियम के शेड ऑफ होते हैं, है ना, सबको पता है ये चीज, है ना। तो अब इसमें देखिए जो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन अपना,
क्वेश्चन कह रहा है पेरिटोनियल स्पेस फॉर्म बिटवीन पेरीमेट्रियम यानी आउटर लेयर है यूट्रस की, है ना, ठीक है, और ब्लैडर एट एंटीरियर साइड इज नोन एज। क्या होता है, देखिए जो पेरीमेट्रियम है, आउटर लेयर है यूट्रस की, वो क्लोजली अडहेर होती है, ठीक है, किससे, पेरिटोनियम लेयर। देखो ये क्या है, देखो ये है यूट्रस, है ना, पीछे की साइड है ये कॉलन वाला एरिया या रेक्टम बोल दीजिए, ठीक है, आगे की साइड है ये ब्लैडर, ठीक है, जो इसकी आउटर लेयर है, किसकी आउटर लेयर है, ठीक है, देखो अब इसकी कौन सी ये आउटर लेयर है जो कि, है ना, एक मिनट, देखिए आउटर लेयर है जो इसकी पेरीमेट्रियम वाली लेयर है, ठीक है, ये क्या क्लोजली अडहेर होती है किससे, पेरिटोनियल जो कैविटी, पेरिटोनियम जो लेयर है सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है ना, उसके साथ क्या होती है, क्लोजली अडहेर होती है, ठीक है, सबको ऐसे लाइन वाइज ऐसे लाइनिंग होके जाती है। तो ये क्या करती है, एंटीरियर साइड में यहाँ पे क्या एक पाउच बना देती है, ठीक है, जो पेरिटोनियल कैविटी पेरीमेट्रियम के साथ क्लोजली अटैच है ना, है ना, पेरिटोनियल के साथ अटैच है, पेरिटोनियल लेयर के साथ पेरीमेट्रियम बिल्कुल अटैच है, लेकिन क्या होता है एंटीरियर साइड में यहाँ पे देखो ये पाउच बन गया, है ना, वैसे ही सेम ये पीछे की साइड भी क्लोजली अटैच है ना, अटैच है, यहाँ पे देखो ये क्लोजली अटैच है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पाउच बन गया, यहाँ पे ये है। तो इस पाउच को, ये स्पेस को कहते क्या है, एंटीरियर साइड में से क्या कहते हैं और इसे पोस्टीरियर साइड में से क्या कहते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, तो क्या इसे जो एंटीरियर साइड में जो पेरिटोनियल स्पेस है, जो पाउच बना है, किसके बीच में, पेरीमेट्रियम के बीच में और ब्लैडर के बीच में, है ना, जो पेरिटोनियल जो स्पेस बना है उसे हम कहते क्या हैं, ठीक है। सो ऑप्शन है हमारे, क्या क्या ऑप्शन है हमारे, देखते हैं, ठीक है, ए रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है, ए रेक्टो यूट्राइन पाउच, बी पाउच ऑफ डगलस, सी वेसिको यूट्राइन पाउच, डी सीरस पाउच। तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करो। देखो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपको पहले भी क्लियर होगा, है ना, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका आंसर। और क्लास को लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक करना, शेयर करना, ये आपका कर्तव्य बनता है, आप प्लीज़ इसे करिए, ठीक है, और हमें मोटिवेट करते रहिए सो दैट हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बिफोर एग्ज़ाम्स लेके आते रहें, और सो दैट कि आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाए, है ना, तो आपकी अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर पाओ, अलग अलग क्वेश्चंस हम देख पाएँ, है ना, और साथ साथ में अपनी जो बुक्स हैं, PR यादव है, टारगेट है, ये जो भी आपको पसंद है, किसी एक बुक को प्लीज़ पकड़ लीजिए और उसे पूरी तरीके से उस बुक से गो थ्रू होते जाइए, ठीक है ना। सो ऐसे कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि अगर आपने कोई भी एक बुक आप अच्छे से पढ़ लो कि आपका अच्छे से पढ़ के जाओ और आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो, ठीक है, कि अगर आपने एक बुक भी, कोई भी बुक है, आपको जो भी पसंद है, टारगेट हाई पसंद है, PR यादव पसंद है, प्रीति अग्रवाल पसंद है, जो भी आपको अच्छी लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, आप उसे कवर करो, गो थ्रू होइए पूरी बुक से, ठीक है। जब भी आप कोई भी एक बुक कवर कर लेते हो ना, पूरे तरीके से जब आप कवर करते हो, तो कहीं आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज़ में होने से, है ना। और इस बार तो देखो, आपको पता ही HSC ने 70% सिलेबस रखा है नर्सिंग का, तो ये बहुत ही मेजर पोर्शन है, तो आपका सिलेक्शन बहुत, अगर आप कोई भी एक बुक कंप्लीट करते हो तो ये सिलेक्शन आपका श्योर एंड श्योर करवाएगा ही करवाएगा, है ना। सो इस पे ज़रूर ध्यान रखना, और साथ साथ में क्लासेस ज्वाइन करते रहिए, अटेंड करते रहिए, सो दैट आपके और थोड़ी आप बूस्ट कर पाएंगे। हम हर साइड से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को, कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन आए, सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो ऑन द स्पॉट एग्जाम टाइम पे, है ना। सो ठीक है, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए और क्लासेस को शेयर करिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए, है ना, और जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है। सो क्या राइट आंसर है इसका, देखिए, पेरिटोनियल स्पेस फॉर्म बिटवीन पेरीमेट्रियम एंड ब्लैडर एट एंटीरियर साइड इज नोन एज वेसिको यूट्राइन पाउच। सो हियर द राइट आंसर इज सी, वेसिको यूट्राइन पाउच। देखिए वेसिको मतलब क्लियर होगा आपको, ब्लैडर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, वेसिको, ठीक है, ब्लैडर के लिए यूज़ किया है, यूट्राइन के लिए पता ही आपको, यूट्रस के लिए कौन सा वर्ड है, यूट्राइन, है ना, तो कौन सा पाउच बन गई ये, वेसिको यूट्राइन पाउच, है ना।
तो सेम एज इट इज। अब ये बताओ आप मुझे जल्दी से, एंटीरियर साइड में तो वेसिको यूट्राइन पाउच है ना, तो पोस्टीरियर साइड में कौन सा पाउच बनेगा? अभी हमने देखा था ना डायग्राम में, देखो ये ब्लैडर है ना, ये पीछे की साइड ये रेक्टम है ना, तो यहाँ से भी तो पेरिटोनियल फ्लूइड जा रहा था, यहाँ पे भी तो पाउच बन रहा था। इस पाउच को क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। तो एंटीरियर साइड का तो चलो आपको क्लियर हो गया, वेसिको यूट्राइन पाउच है। तो पोस्टीरियर साइड में क्या, कौन सा पाउच बनेगा? कौन सा पाउच बनेगा पोस्टीरियर साइड में? जल्दी जल्दी कमेंट करो, कीजिए कमेंट भाई जल्दी जल्दी। कौन सा पाउच बनेगा पोस्टीरियर साइड में? सो पोस्टीरियर साइड में कौन सा पाउच बनेगा? देखिए नाम से ही बनेगा। पीछे की साइड देखिए क्या है ना, ये रेक्टम है ना, रेक्टम है ना। सो देखो रेक्टम से लिया रेक्टो, और यूट्रस के लिए कौन सा वर्ड लिया? यूटेराइन। कौन सा वर्ड लिया? यूटेराइन, ठीक है। तो कौन सा पाउच बना? रेक्टो यूटेराइन पाउच, है ना। तो रेक्टो यूटेराइन पोस्टीरियर साइड में कौन सा पाउच बनेगा? रेक्टो यूटेराइन पाउच, ठीक है। अब दूसरी और चीज इसमें ये देखिए, रेक्टो यूटेराइन का जो रेक्टो यूटेराइन पाउच है उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। उसे हम फर्दरली और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम तो 2-3 आ सकते हैं ना, भी कोई जरूरी थोड़ी ना रेक्टो यूटेराइन पाउच या दूसरा नाम दे दे, ठीक है। सो इसका अनदर नेम क्या है? जो ऑप्शन बी है हमारा, क्या है? पाउच ऑफ डगलस। क्या है? पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। क्लियर है ये आपको, ठीक है। रेक्टो यूटेराइन पाउच का क्या नाम है? पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। अब वही चीज़ है कि देखो पोस्टीरियर साइड से जो एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड करते हैं, ठीक है ना, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड किया जाता है पोस्टीरियर साइड से, किसमें? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, है ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पोस्टीरियर साइड एस्पिरेशन फ्लूइड किया जाता है, तो वो कौन से एरिया से किया जाता है? जो पाउच ऑफ डगलस है वहां से किया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? कल डे सैक। क्या कहा जाता है उसे? कल डे सैक। तो इसे भी याद रखिएगा, ओके, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। सॉरी ये डी कट कर दीजिएगा, ठीक है। कल डे सैक, ओके, इसे भी ध्यान रखना है हमें। तो क्लियर हो गया, ठीक है। आई थिंक अब सबको ये क्लियर होगा। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इंटरलेसिंग, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इंटरलेसिंग फाइबर्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है। यूट्रस की कौन सी लेयर में इंटरलेसिंग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये देख लीजिए इंटरलेसिंग फाइबर्स का काम क्या है ना, और कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। देखो आपको पता ही है, पीछे से मैं क्लियर करती आ ही रही हूँ आपको। यूट्रस के कितनी लेयर है? 3 लेयर है ना। कौन कौन सी? एंडो, मायो और पेरीमेट्रियम, है ना। सो क्वेश्चन यही पूछ रहा है जो इंटरलेसिंग फाइबर्स होते हैं वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं यूट्रस की, है ना। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए, क्या है इसका आंसर। फिर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी फर्दर और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। क्या है जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा है? पेरीमेट्रियम, बी मायोमेट्रियम, ठीक है, सी एंडोमेट्रियम एंड डी आउटर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, ठीक है। देखो क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अभी देखो क्या है, ये मायोमेट्रियम की मिडिल लेयर आ गई, आउटर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, ये क्या है ना। हमने अभी तक तो यही पढ़ा था कि यूट्रस की 3 लेयर्स हैं, लेकिन ये अब मायोमेट्रियम में भी 2 लेयर्स और बता रहे हैं। ये तो कौन सी है, क्या है? जल्दी जल्दी इसका आंसर करो, देखते हैं फिर हम इस क्वेश्चंस को। सो देखिए इसका राइट आंसर है बी, मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, ठीक है। इंटरलेसिंग फाइबर्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ यूट्रस? इन द मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जो एंड यूट्रस है उसकी 3 लेयर्स हो गई। हमने क्या पढ़ा? 3 लेयर्स पढ़ी, है ना, एंडो, मायो और पेरीमेट्रियम। सेम एज इट इज़ क्या होता है उसके अंदर, और थोड़ा डीपली जाएं हम तो जो मायोमेट्रियम है उसकी भी 3 लेयर्स हैं, लेकिन ये सब कब प्रेजेंट होती है? ओनली इन द प्रेगनेंसी। कब प्रेजेंट होती है? ओनली इन प्रेगनेंसी में, ओके। तो क्लियर रखना ये पॉइंट,
ठीक है। सो कब प्रेजेंट होती है? ओनली इन प्रेगनेंसी में। तो कौन कौन सी ये 3 लेयर्स होती हैं? और ये ध्यान रखना कि मोस्ट थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस कौन सी है? मायोमेट्रियम ही है ना, क्योंकि मस्कुलर लेयर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाने में हेल्प करवाती है ना। तो अब इसी में क्या होता है, ऐसा क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्शंस करवा रही है तो ऐसी क्या चीज़ है मसल्स लेयर में, है ना, वो चीज़ देखेंगे हम। तो कितनी लेयर्स बता रही हूँ, अब देख रहे हैं मायोमेट्रियम की कितनी लेयर है? 3 लेयर्स हैं। सो कौन कौन सी लेयर्स हैं वो देखो सबसे पहले है आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर है जो कि कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी मसल्स पाई जाती है इसमें? ठीक है, कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? कौन सी मसल? लॉन्गिट्यूडनल लेयर कौन सी पाई जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाएंगी इसमें, है ना। सो इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को लॉन्गिट्यूडनल लेयर भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आउटर की हो गई, तो सेकेंड वन आएगी, देखते हैं सेकेंड वन और क्या है। देखो फर्स्ट हो गई आउटर लेयर, ठीक है, जिसे लॉन्गिट्यूडनल लेयर बोल दिया है। सेकेंड हो गई मिडल लेयर, है ना, मिडल लेयर, है ना, मायोमेट्रियम की। तो इसमें क्या होते हैं? इंटरलेसिंग फाइबर्स होते हैं। कौन से फाइबर्स होते हैं? इंटरलेसिंग फाइबर्स ऑफ मसल्स, है ना। मसल्स के क्या होते हैं? इंटरलेसिंग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं? इंटरलेसिंग फाइबर्स, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं? देखो इंटरलेसिंग कैसे बोल रहा है ये, इस तरीके से मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं मिडल लेयर में, है ना, ओके। और इसके बीच से क्या होती हैं? जो यूट्राइन आर्टरीज हैं, है ना, यूट्राइन आर्टरीज, वेन, सारी इसी के अंदर से जा रही होती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, और इस पैटर्न में बताए किस पैटर्न में ये इंटरलेसिंग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं सिस क्रॉस। कौन से? किससे? देखो ये इस तरीके से, है ना, ये कौन से पैटर्न है? फिगर ऑफ 8 बन रहा है ना, ये तो फिगर ऑफ 8, है ना। तो इस पैटर्न को क्या कहा जाता है? ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, फिगर ऑफ 8, फिगर ऑफ 8, इसको बोला जाता है सिस क्रॉस पैटर्न। क्या बोला जाता है इसे? क्या बोला जाता है? सिस क्रॉस पैटर्न, है ना, सिस क्रॉस पैटर्न बोलते हैं इसे। तो ये क्या मिडल लेयर में प्रेजेंट होता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? क्या बेनिफिट होता है? देखो जैसे ही देखो लेबर में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए तो ये क्या होगा? जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे ऑक्सीटोसिन होता है ना, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, है ना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये जो फाइबर्स है, मसल फाइबर्स हैं हमारे, इंटरलेसिंग फाइबर्स हैं, है ना, है ना, इंटरलेसिंग फाइबर। तो क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट, मसल फाइबर भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, है ना, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होंगे? जो यूट्राइन आर्टरीज है यहाँ से जा रही है तो ये भी तो ब्लॉक होंगी, है ना, ये ब्लॉक होंगी, है ना, जिससे क्या होगा? ये ब्लॉक होंगी जैसे ही, है ना, तो ब्लॉक होते ही क्या होगा? यहाँ से ब्लड सप्लाई, है ना, वो बंद हो जाएगी। ब्लड सप्लाई बंद हुई तो ब्लड सप्लाई बंद हुई यानी ब्लीडिंग कम होगी, है ना, यहाँ से ब्लीडिंग कम होगी ना, क्या कम होगी? ब्लीडिंग कम होगी, सॉरी, ब्लीडिंग कम हुई, ब्लीडिंग कम होगी तो आफ्टर लेबर, है ना, जैसे ही देखो कॉन्ट्रैक्शंस हुए, यूट्राइन आर्टरी ये हमारी ठीक है श्रिंक हो गई, कंप्रेस हो गई, है ना, मसल फाइबर ने कंप्रेस कर दिया, बंद कर दिया यूट्राइन आर्टरी को, तो ठीक है ब्लीडिंग अपने आप बंद हो गई, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। ब्लीडिंग स्टॉप हो गई तो ये क्या करेंगी? प्रिवेंट, तो पोस्ट पार्ट जो प्रिवेंट करेगी किसे? पीपीएच को। किसको प्रिवेंट करेगी? पीपीएच को, है ना, यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज से भी प्रिवेंशन हो गई ना। सो इसका बेनिफिट ये है, ठीक है, जो इंटरलेसिंग फाइबर्स हैं प्रेजेंट किस में होते हैं? सबसे पहले ये तो प्रेजेंट होते हैं हमारे मिडल लेयर में, है ना, मिडल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कहते हैं? फिगर ऑफ 8 में ये मिलते हैं। किस में मिलते हैं? ये फिगर ऑफ 8 में मिलते हैं, जिसका बेनिफिट ये है कि जब जैसे ही ऑक्सीटोसिन की वजह से मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, आर्टरीज कंप्रेस होंगी, आर्टरीज कंप्रेस होती ही ब्लड सप्लाई, वहाँ पे ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगी, है ना,
ब्लीडिंग कम होगी तो पीपीएच नहीं होगा, ये प्रिवेंट हो जाएगा। तो क्या किस चीज़ से प्रिवेंट करते हैं, ये पीपीएच से प्रिवेंट करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन चुका है कि जो इंटरलेसिंग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर जो मिडल लेयर है, ठीक है, इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम है, जो सर्कुलर मसल्स मिलती है हमारी, कौन सी मसल्स मिलती है यहाँ पे, सॉरी ये इंटरलेसिंग फाइबर्स हैं सिस क्रॉस में पैटर्न में जो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, वो पीपीएच से बचाती हैं। और इसे इस वजह से इन्हें कहा भी क्या जाता है, देखो पीपीएच से बचा रही है ये, है ना, ब्लीडिंग स्टॉप करी, तो इसे हम कहते भी क्या है, लिविंग लाइगेचर ऑफ, क्या कहते हैं, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस, है ना, क्या कहते हैं, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस, यानी इसके ये जान बचाने का काम कर रहा है ना। जो मिडल लेयर है मायोमेट्रियम की, जिसके अंदर सिस क्रॉस पैटर्न में हमारी मसल्स फाइबर प्रेजेंट होती हैं, वो लिविंग लाइगेचर का काम कर रही हैं, जो कि ब्लीडिंग से स्टॉप करती हैं और पीपीएच होने से प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, मायोमेट्रियम, है ना। ठीक है, सो इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम। ठीक है, विच लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज शेड ऑफ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हम सब पढ़ते आ रहे हैं, जिसने जीएनएम, देखो जीएनएम में पढ़ते आ रहे हैं, बीएससी में भी है ना, पोस्ट बीएससी में हम पढ़ते आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर किसी को पता है ना। तो कौन सी लेयर है जो कि एंडोमेट्रियम की ऐसी कौन सी लेयर है जो कि शेड ऑफ होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल रहे हैं। यूट्रस की हमने पढ़ी 3 लेयर्स, कितनी लेयर्स पढ़ी हमने, यूट्रस की 3 लेयर्स, है ना। उसके बाद हमने पेरीमेट्रियम के बारे में देखा, जहाँ पे क्या क्लोजली अडहेयर था विद किसके साथ, पेरिटोनियम के साथ, है ना। उसके बाद बारी आई थी मायोमेट्रियम की, मायोमेट्रियम की भी कितनी लेयर थी, 3 लेयर्स थी। अब क्वेश्चन आ चुका है एंडोमेट्रियम पे, है ना, तो एंडोमेट्रियम की कितनी लेयर्स हैं। ठीक है, सो एंडोमेट्रियम की कितनी लेयर है और कौन सी लेयर है जो कि शेड ऑफ होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताओ एंडोमेट्रियम की कितनी लेयर्स है, सबसे पहले तो कितनी लेयर्स है एंडोमेट्रियम की, तो कॉम्पैक्ट कितनी लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, एंडोमेट्रियम की भी होती हैं 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर होती हैं, देखिए फर्स्ट होती है जो, ठीक है, हम आउटर से इनर से चल रहे हैं, ठीक है, इनर टू आउटर। तो जो इनर है, सबसे पहले जो इनर मोस्ट लेयर है वो होती है, जो इनर मोस्ट है कौन सी लेयर है, कॉम्पैक्ट लेयर। कौन सी लेयर है, कॉम्पैक्ट लेयर। ठीक है, देखो फर्स्ट इनर टू आउटर जा रहे हैं हम, ठीक है, तो इनर लेयर है कौन सी है, कॉम्पैक्ट लेयर। ठीक है, सेकंड है मिडल लेयर, मिडल लेयर कौन सी है, स्पंजी लेयर। ठीक है, कौन सी लेयर है, स्पंजी लेयर। एंड द थर्ड वन जो आउटर लेयर है वो कौन सी लेयर है, बेसल लेयर। ठीक है, हम इनर से आउटर जा रहे हैं, ठीक है ना, अंदर की साइड से आउटसाइड में। हाँ, तो जो बेसल लेयर है, देखो बेसल लेयर है आउटर साइड में है, तो किससे क्लोजली अटैच होगी, ये मायोमेट्रियम से क्लोजली अटैच होगी। किससे अटैच होगी क्लोजली, ये मायोमेट्रियम से। ठीक है, जो इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम है ना, इनर लेयर हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मसल्स होती हैं, ठीक है, उससे क्या बेसल लेयर है जो एंडोमेट्रियम की क्लोजली अटैच होगी। ओके, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो अब ये देखो विच लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम इज शेड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कौन सी लेयर शेड ऑफ होगी, तो हियर ए ऑप्शन इज स्ट्रैटम फंक्शनलिस, बी स्ट्रैटम बेसिलस, सी कॉम्पैक्ट लेयर, डी बेसल लेयर। सो देखिए ये ऑप्शन कौन क्या है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस, बी है स्ट्रैटम बेसिलस, सी इज द कॉम्पैक्ट लेयर, अरे धीरे धीरे, ठीक है, सी कॉम्पैक्ट लेयर, डी बेसल लेयर। सो इसका राइट आंसर क्या है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस। क्या है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस। देखिए हमने पीछे देखा था कि कितनी लेयर्स थी एंडोमेट्रियम की, 3 लेयर्स थी। कितनी लेयर्स थी, सॉरी कितनी लेयर्स थी एंडोमेट्रियम की, 3 लेयर्स।
है ना। इनर लेयर थी कॉम्पैक्ट लेयर, मिडल लेयर थी स्पंजी लेयर, और जो आउटर वन थी वो कौन सी लेयर थी, बेसल लेयर। ठीक है, जो बेसल लेयर है, ठीक है, वो क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राटम बेसिलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्ट्राटम बेसिलस भी बोलते हैं। और जो कॉम्पैक्ट लेयर है प्लस स्पंजी लेयर है, यानी इनर वन और मिडल लेयर, है ना, मिडल लेयर ऑफ इनर वन और मिडल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, है ना, तो उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्ट्राटम फंक्शनलिस। क्या बोला जाता है, स्ट्राटम फंक्शनलिस। तो कौन सी लेयर सेट ऑफ होती है, कॉम्पैक्ट लेयर और स्पंजी लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम है, वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे शेड ऑफ हो जाती है। ठीक है, और जो स्ट्राटम बेसिलस है या बेसिलस लेयर है वो कभी भी शेड ऑफ नहीं होती है, यहाँ से रीजनरेट होती है। जो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद ये जो स्ट्राटम फंक्शनल रीजनरेट होती है स्ट्राटम बेसिलस से। ठीक है, सो क्लियर है। तो स्ट्राटम फंक्शनलिस में कौन कौन सी लेयर आ गई, कॉम्पैक्ट लेयर प्लस स्पंजी लेयर। ठीक है, याद रखना ये चीज़। और इस ओके, और स्ट्राटम बेसिलस है वो कभी भी शेड ऑफ नहीं होती है। ओके, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं आज। देखो, इन विच लेयर डज ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखो एंडोमेट्रियम से ही रिलेटेड है। आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है, डेसिडुआ। क्या कहा जाता है, डेसिडुआ। अब क्वेश्चन ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, ब्लास्टोसिस्ट है ना, वो जो देखो आपको पता ही है, जाइगोट है, जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है 2 सेल्स में, फिर 4 सेल्स में डिवाइड होता है, फिर 16 सेल्स आती हैं, है ना, 32 सेल स्टेज आती हैं, है ना, मोरिल्ला ब्लास्टोसिस्ट जिसे हम बोलते हैं ना। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट होता है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वो कौन, जो एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर में इम्प्लांट होता है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, सो क्या होगा इसका आंसर, देखिए ऑप्शन है इसकी कॉम्पैक्ट लेयर, बी स्पंजी लेयर, सी बेसल लेयर, डी मस्कुलर लेयर। ठीक है, सो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर। देखिए कॉम्पैक्ट लेयर, कौन सी लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट होता है कॉम्पैक्ट लेयर से, और जब शेड ऑफ होता है, यानी पता है ना बाद में आपको जब बड़ा होगा तो डिवाइड होगा, ट्रोफोब्लास्ट इन साइटोट्रोफोब्लास्ट, एस इन साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा, क्या बनाता है, प्लेसेंटा, है ना। तो प्लेसेंटा है वो अडहेर होगी, है ना, तो एंडोमेट्रियम लेयर से अडहेर होती है। ठीक है, तो ये अडहेर होती है मतलब कॉम्पैक्ट लेयर से, लेकिन जब ये सेपरेट होंगी या शेड ऑफ होंगी, ठीक है, जो शेडिंग होगी आफ्टर जब लेबर प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद जो फेज रहता है, लोकिया फेज चलता है, तो शेड ऑफ होती है, वो सारी चीज़ें कहाँ से, स्पंजी लेयर से शेड ऑफ होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किससे, कौन सी लेयर से इम्प्लांटेड होता है, कॉम्पैक्ट लेयर से इम्प्लांटेड होता है। ठीक है, सो क्या है इसका राइट आंसर, राइट आंसर इसका है ए। ओके, ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इसमें, देखिए साइज ऑफ द यूट्रस इन द नॉन प्रेग्नेंट लेडी इज 7.5 to 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लेंथ है कितनी हो सकती है, 7.5 से लेके 8 सेंटीमीटर तक की लेंथ हो सकती है। ठीक है, इनटू इसकी ब्रेथ कितनी होगी, यानी चौड़ाई कितनी होगी इसकी, विद दैट बोल सकते हैं वो 5 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नॉन प्रेग्नेंट लेडी का है। ठीक है, और इसका वेट कितना होगा यूट्रस का, 60 to 80 ग्राम। ओके, ठीक है, एज इट इज देखो जो प्रेग्नेंट फीमेल है उस टाइम पे यूट्रस का साइज क्या हो जाता है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर, कितनी 35 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ हो जाती है। ठीक है, देखो इसका ना 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉर्मल जो अपना नॉर्मल वेट है यूट्रस का नॉन प्रेग्नेंट लेडी का, उसका 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली एज इट इज, नहीं पूरा नहीं अप टू द पॉइंट नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली क्या प्रेग्नेंट फीमेल का निकल जाता है। ठीक है, कई बार ना याद रहे तो। ठीक है, तो कितना 35 सेंटीमीटर लेंथ है, 20 to 25 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है या विजिट बोल सकते हैं, यानी चौड़ाई है उसकी। ओके, और जो थिकनेस है वो कितनी हो जाती है, 12 to 12.5 सेंटीमीटर की थिकनेस हो जाती है। ठीक है, और वेट कितना हो जाता है प्रेग्नेंट फीमेल में यूट्रस का,
900 से 1000 ग्राम, यानी ठीक है 900 to 1000 ग्राम इसका वेट हो जाता है। ओके, ठीक है। और उसके बाद जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद यूट्रस का साइज़ क्या हो जाता है वो देखिए, 20 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है, ओके, विद बोल सकते हैं, ठीक है, और 7.5 सेंटीमीटर थिकनेस हो जाती है जस्ट आफ्टर द डिलीवरी के बाद की बात है, ठीक है। और जो वेट है, ठीक है, वेट कितना हो जाएगा, 900 to 1000 ग्राम उसका वेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। और जो आफ्टर द 2 वीक्स, ठीक है, यूट्रस क्या है, यूट्रस बिकम द पार्ट ऑफ द पेल्विक ऑर्गन का पार्ट कितने दिनों में बन जाता है, आफ्टर द 2 वीक, जैसे शेडिंग होती है, लोकिया होगा, ठीक है, तो साइज श्रिंक होगा साइज में, तो ये क्या है, यूट्रस आफ्टर द 2 वीक, ठीक है, आफ्टर 2 वीक्स इट टोटली बिकम द पार्ट ऑफ पेल्विक ऑर्गन। ओके, पेल्विक ऑर्गन बन जाता है ये, ठीक है। सो इसी के साथ हम हमारे क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आई होप यू आर लाइक द क्लासेस एंड बहुत कुछ आपको रेलिवेंट लगा होगा आपके टॉपिक्स, और काफ़ी कुछ हमने इसमें डीपली समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो क्लास को लास्ट में लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।